गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है माई वीज़ा ओवरसीज़ के फेसबुक लाइव सेशन पर। एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने, मैं सोनिया सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा, जो कि हमें हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई बातें, नई गाइडेंस देते हैं। और बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सेम टू यू सोनिया, आपका भी स्वागत है जी। और हमेशा की तरह एक अच्छा नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि मुझे बहुत एक वरी करता है। बात ये कि जैसे हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी जब हम देखते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो जो बैंड्स की बात आती है, आईएलटीएस के जो बैंड्स हैं वो होने ही चाहिए मिनिमम। तो अगर मेरी वरी ये रहती है कि जिनके एलिजिबिलिटी बैंड्स की वजह से रह जाती है या कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो उनके लिए क्या कोई ऑप्शंस नहीं है? क्या कनाडा जाना उनकी लिस्ट में से हटा ही दिया जाना चाहिए, या कोई वे आउट है आपके पास? तो इस बारे में हमें बताइए ज़रूर, और हमारी ऑडियंस भी बेकरार है ये सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज हैं इससे रिलेटेड मेरे पास। तो जी सर, थैंक यू सो मच सोनिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कनाडा में सपोज बैंड्स कम आ जाएं तो फिर क्या करें, है ना? कि कनाडा उनके लिए ख़त्म हो गया या क्या सोल्यूशन आगे, उसके लिए तकरीबन 8-10 मिनट हम बात करेंगे इस पर। तो जैसे आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ गुमार मंडी लुधियाना से ऑपरेट कर रहा है। मैं दीप डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़, और सेकंड हमारा जो ऑफिस है वो श्री गंगानगर में है, और मिस्टर सिकंदर वहाँ से काम कर रहे हैं। और किसी भी किस्म की कोई क्वेरी लेनी हो तो आप मिस्टर सिकंदर से बात कर सकते हैं 10 to 6। मुझसे बात करनी हो 9815873700 पे आपको माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम मिल जाती है। किसी भी किस्म की गाइडेंस लेनी हो, 10 to 6 मिलना हो, आप अपना जो टाइम बना के हमारे साथ मिलने आ सकते हैं। सो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम लोगों का कंसर्न भी रहता है कि यदि हमारे बैंड्स कम है तो फिर क्या करें, कनाडा जाएं ना जाएं, कैसे जाएं। कई बार क्या होता है कि 7, 8, 10 बार भी आइल्स रिपीट करने के बावजूद भी कई बार रीडिंग में 5.5 रह जाते हैं, या स्पीकिंग में 5.5 रह जाते हैं। ओवरऑल चाहे 7 बैंड हो जाए, बट एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में 5.5 आने से उनका जो प्रोग्रेशन है करियर का, उनको लगता है कि रुक गया, वो कनाडा नहीं जा सकते। बट ऐसा नहीं है। सबसे खूबसूरत पॉइंट ये है कि आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि कनाडा सिर्फ़ और सिर्फ जो 6 बैंड ईच लेते हैं उनके लिए ही बना है। कुछ हद तक ये बात सही है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 7.5 बैंड वाले का वीज़ा कंफर्म आएगा। कई स्टूडेंट्स हमारे पास भी आए हैं जिनके 7 बैंड्स पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, इवन 7.5 पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, और 5.5 पे भी वीज़ा आए हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे इस टेक्निकलिटीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये समझने का है कि 2 स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे मैंने बताया पहले, हमारी जो वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देखते हैं आप, उसमें हमने बताया कि एसडीएस और नॉन एसडीएस स्टूडेंट टेक्स्ट स्ट्रीम वर्क है, और एक नॉन एसडीएस है। उसमें क्या होता है कि एसडीएस में ठीक है कि आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो ये होती है कि आपको 6 बैंड ईच लेने हैं, किसी मॉड्यूल में 5.5 नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है आपको जीआईसी जो है $10,200 जो है वो डिपॉजिट करानी होती है नोवा स्कॉशिया में, या आपको आईसीआईसी बैंक में आप जमा करा सकते हैं। थर्ड, आपको 1 साल की इकट्ठी फ़ीस जमा करानी होती है, आप 6-6 महीने की फ़ीस नहीं जमा करा सकते। तो ये तो एग्जैक्टली एसडीएस की स्ट्रीम में जाते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। नो डाउट कि एसडीएस में जो उसकी वीज़ा की रेशो है अप्रूवल की, वो 80 to 90% होती है, 100% नहीं होती, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 7.5 पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। अब उसके क्या कारण है? हो सकता है कि फाइलिंग प्रॉपर ना हुई हो सकता है कि एसओपी प्रॉपर ना बनी हो सकता है कि रेलेवेंट कोर्स ना लिया हो। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। एक फैक्टर के ऊपर हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं ये कह सकते हैं कि सर 7.5 पे वीज़ाज़ हो सकता है कि किसी कंसल्टेंट की कुछ नाकामी कारण, या उनकी नॉन इंटेलिजेंस कारण, या नॉलेज ना होने के कारण, या उनको टेक्निकली कुछ चीज़ों का ज्ञान ना होने के कारण हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ आए, जबकि 7.5 का कोई और वीज़ा लगाएगा तो वो लग जाता है। तो इसके बारे में चर्चा तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको कंसल्टेंट भी वैसा चूज़ करना चाहिए जिनको नॉलेज हो कि फाइलिंग कैसे करनी है। चलो ये तो एक कॉमन बात हम करते आ रहे हैं। अब बात आती है कि जो 5.5 पे जिनका बैंड है वो कैसे कनाडा जाए। देखिए, कनाडा में मैंने बताया कि 6 बैंड तो एसडीएस के लिए है ही है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि 5.5 जो बैंड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जा सकते। नो डाउट कि जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं वो 5.5 पे जब वो ऑफर लेटर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दे आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर कनाडा, जो प्राइवेट कॉलेज है वो 5.5 पे भी आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा ये क्लियर होगा कि हमें ऑफर लेटर मिलेगी। अदरवाइज तो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस में हमें ऑफर लेटर नहीं मिलती। 5.5 की बात करूँ, 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल की। अब वीज़ा की सक्सेस रेशो क्या है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं कहूँ कि उसकी रेशो 20 to 30% है। तो जिनके 7 बैंड आए हैं उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस परसेप्शन को छोड़ के ये बात करना चाहते हैं कि जो जिनके 5.5 बैंड भी हैं वो भी कनाडा जा सकते हैं, बट उनका जो रूट होगा वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ हो जाता है। आमतौर पे क्या होता है, कई बार हम प्राइवेट कॉलेजेस को के लिए जो हमारी इमेज है वो डाउन रहती है कि सर प्राइवेट कॉलेज है, आगे वर्क परमिट मिलेगा, PR नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ चीज़ें हद तक आप सही कह सकते हैं पर हर चीज़ सही नहीं होती। जैसे अब एक स्टूडेंट के 5 टाइम्स आइल्स में 5.5 बैंड आ रहे हैं, अब वो डिसाइडेड हो गया, वो हमारे पास कई केस आते हैं कि साहब 7th टाइम हमने रिपीट किया तो 5.5 रीडिंग में रहते हैं ना। तो ये बहुत एक प्रैक्टिकल सा मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज है, वो ट्राई कर सकते हैं। देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जहाँ पर साल 2 साल 3 साल का गैप डालने की बजाय आप ट्राई करते रहो, आप इंप्रूवमेंट लाते रहो आइल्स की। बट यदि आपको लगता है कि मैं 2-3 बार अब आइल्स कर चुका हूँ, मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ रुख कर सकते हैं। वो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं, 48-72 घंटे में आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। उसके बाद आपने फाइलिंग करनी है और तकरीबन वीज़ा आना हुआ तो 2-2.5 महीने में वीज़ा आ जाता है। हमको ऑफर लेटर के लिए महीना 2-2 महीना वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ऑफर लेटर आ गया, आपने अपनी GIC कराइए 3-4 दिन में, फीस जमा कराइए 3-4 दिन में, तो और मेडिकल 1-2 दिन में, तो हफ्ते में आपकी फ़ाइल तैयार हो सकती है। ये 10 दिन में आपकी फ़ाइल तैयार होकर आप एम्बेसी में लगाने वाले हो जाते हो। और यदि एम्बेसी 1 महीना 2 महीना 3 महीने लेती है तो वो तो एम्बेसी का टाइमिंग है, वो तो लेनी है। तो कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 2 से 3 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। भगवान करे कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आए। और आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि 5.5 पे भी आप ऑफर लेटर ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। अब जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको भी, जो पब्लिक फंडेड कॉलेज है उनको ऑफर लेटर नहीं देते, तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाके अपना आपके मार्क्स सपोज 50 to 55% में मार्क्स भी है, वो भी आप वहाँ पर ऑफर लेटर ले सकते हैं। सर एक बात है, जी, जब आप 5.5 कह रहे हैं तो आप प्रिसाइजली 5.5 ही कह रहे हैं या कि बिलो 6 कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ओवरऑल 6 हो, एक मॉड्यूल में 5.5 या 2 में 5.5 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं है कि सारे में 5.5 है। ओवरऑल आपके 6 होने चाहिए, क्योंकि देखिए ओवरऑल 6 तभी आएंगे यदि आपके किसी में 6.5 भी है। एक में 5.5 आ गए तो किसी में आपके 6.5 होंगे, तभी 6 का ओवरऑल एवरेज बनेगा। तो 6 ओवरऑल हो, किसी 1 या 2 में 5.5 हो तो आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है बाकी कनाडा के जो पब्लिक फंडेड कॉलेज है वो कम होता है। जैसे मान लीजिए, अब कॉलेजेस के नाम यहाँ पर मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, कुछ कॉलेज ऐसे जैसे जो 1 साल की फ़ी में 2 साल का पूरा कोर्स करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15-16 हज़ार डॉलर की करीब फीस होती है कनाडा की। तो इसी मनी में, इसी पैसे में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जब आप हमारे साथ मिलने आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि 2 साल की स्टडी भी वहाँ पर की जा सकती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर वर्क परमिट की कि आगे कैसे मिलेगा। तो देखिए, वर्क परमिट के लिए आपके पास जो प्राइवेट कॉलेज है वो कॉप अप भी दे देते हैं आपको, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप। एग्जैक्ट वर्क परमिट नहीं होता, बट आपने यदि आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंड थॉट यदि क्लियर है तो फिर आप यदि कॉपअप ले लेते हैं, आप इन कैंपस या आउट ऑफ कैंपस भी यदि आपको कॉपअप मिल जाता है तो आप कम से कम अपनी पॉकेट को आपको एम्प्टी नहीं होगी। वो आपका जो वहाँ का खाना या रहना है वो चलता रहता है। हाँ, उसके बाद अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है। अब इसका सोल्यूशन ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि आप एक सेकेंड कॉलेज उसके बाद पब्लिक फंडेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल आपने प्राइवेट कॉलेज पढ़ा, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स भी आप यदि 1 साल स्टडी करनी, उसके बाद 2 साल स्टडी करनी, 3 साल स्टडी करनी है आपने, तो आपके पास जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ उस प्राइवेट कॉलेज यदि वो टाई अप किया हो, आर्टिकुलेटेड वो कॉलेज हो, आर्टिकुलेशन किया हो,
तो फिर आप पढ़ सकते हैं। एक साल आपने प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा, टाइम ना वेस्ट करिए। मतलब मेरा मतलब है कि यहाँ पर 2-3 साल टाइम खराब करने की बजाय 1 साल यदि आपको लगता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज जाना चाहिए, जाके 1 साल आप पब्लिक फंडेड कॉलेज पढ़ लीजिए। 2 साल हो गए तो 3 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट या पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है। तो इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं होती। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर होता है, प्राइवेट कॉलेज वाले आपको इंडिविजुअल टेंशन देते हैं, वो आपके करियर प्रोग्रेशन की तरफ ध्यान देते हैं। और क्लास साइज भी उनके अप्रॉक्सीमेटली 10:1 या 15:1 की रेशो होती है, जबकि पब्लिक फंडेड कॉलेजेस में नो डाउट की रेशो 50:60 भी हो जाती है। तो इंडिविजुअल टेंशन से आपका करियर प्रोग्रेशन है। मैं कोई प्राइवेट कॉलेजेस को सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप कहीं पर भी स्टक कर गए कि मेरे 5.5 बैंड आ रहे हैं और मैं बस अब कहीं और कंट्री के लिए जाना चाहता हूँ, जब मेरा ड्रीम था कनाडा में जाने के लिए, तो आप अपने ड्रीम को खराब मत करिए। आप माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम को, एक्सपर्ट टीम को मिल सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ। यहाँ से अब यहाँ पर तो 10-15 मिनट मिलते हैं, तो यदि आप हमारे साथ काउंसलिंग करते हैं तो हम 1 घंटे का भी टाइम आपसे लगा के आपको ओवरऑल सिनेरियो में कई और पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम बात जब STS की करते हैं या पब्लिक कॉलेजेस की करते हैं, तो वहाँ का एक बहुत जो मेजर पॉइंट है कि गैप का जो है ना, तो प्राइवेट कॉलेज में ऐसी कुछ लिबर्टी दी है। हाँ, तो ये नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया सोनिया आपने कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या, देखिए जब प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज हो, पब्लिक फंडेड कॉलेज हो, उसमें क्या होता है कि आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। यदि मान लो आपने +2 किया, आपका 4 साल का गैप हो गया या 5 साल गैप हो सकता है कि आपको पब्लिक फंडेड कॉलेज आपको ऑफर लेटर ना दे, ऑल्दो आपने उनको जस्टिफाई भी कर दिया। पर प्राइवेट कॉलेजेस में यदि आप जस्टिफाई करते हैं और उनको लगता है कि यस कि ऑफर लेटर कैन बी इशूड, तो आपको ऑफर लेटर मिल जाती है। हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 20 साल का गैप बन गया, तो 20 साल के गैप करने के बाद आपने जस्टिफाई कर दिया, या कुछ हद तक आपने, देखिए खासतौर पे प्रॉब्लम आती है फीमेल की। अब जब उनकी शादी होती है, आगे उन्होंने फैमिली प्लान करना है, आगे उनके 2 बेबीज़ हो गए, उसमें 4-5 साल का गैप लग जाता है। तो उसमें यदि वो जस्टिफाई कर देते हैं कि यस कि ड्यूरिंग दिस टाइमिंग्स शादी हुई, उसके बाद उन्होंने फैमिली प्लान की है, तो वो भी प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से इस चीज़ को समझा जाता है और ऑफर लेटर इशू की जा सकती है। वीज़ा सक्सेस रेट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे कि 10 में से 3 वीज़ा आएंगे कि 4 आएंगे कि 5 आएंगे। हो सकता है जो 4 आए उसमें से 1 भी आपका हो, राइट। हाँ, 6 में भी आप जा सकते हैं, पर नेगेटिव क्यों सोचना किसी के बारे में। तो कोशिश ये करिए कि प्राइवेट कॉलेजेस, यदि आपको ये लगता है कि IELTS में आपके बैंड कम है या आपके परसेंटेज कम है, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ कर सकते हैं अपना रुख, और वीज़ाज आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, PTE पे भी आता है। देखिए PTE आई थिंक 58 स्कोर्स हो आपके ओवरऑल, तो सक्सेस रेट ठीक माना गया। मैं देखो गारंटी किस चीज़ की नहीं आ सकती, 62 के भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। वो वही बात आ गई टेक्निकली कि SOP ठीक लग नहीं लगी, रेलेवेंसी है नहीं है, फाइलिंग कैसी हुई है, तो एक फैक्टर नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस यदि आपको आगे करियर प्रोग्रेशन दे रहे हैं, सपोज आगे आपको LMI के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो। जी, ये सर मेरा एक बहुत वरी फैक्टर था शुरू से ही कि हम बिल्कुल ऐसे हम नहीं कर सकते कि क्रीम ले लो कि चलो जी बैंड बेस्ट हैं, और मतलब STS वाले ले लो और पब्लिक कॉलेजेस ले लो, लेकिन मतलब जो बच्चे जिनके IELTS में नहीं अच्छा कर पाते, वो फॉर सम रीजंस कभी बच्चे अननेसेसरी स्ट्रेस भी ले लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। तो ये एक वे आउट अच्छा है कि प्राइवेट कॉलेजेस ने जो है ना ये यहाँ पर किया है। और एक और चीज़ है कि हमारा एक माइंडसेट जो हो गया था कि पब्लिक कॉलेजेस ही या गवर्नमेंट कॉलेजेस ही बेस्ट हैं, वो जो 6 बैंड वाले, फिर बाकी बच्चे कहाँ जाए। तो पब्लिक जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हाँ, दे आर इक्वली बेस्ट। इसमें कोई वो भी जो इंडियन बच्चे यहाँ से जाना चाहते हैं, उनका हाथ पकड़ना चाहते हैं और उनको गाइड करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव की तरफ से भी है। यू राइट। इसमें ना तो इसमें एक छोटा पॉइंट जो ऐड करने वाला बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो भी कंसल्टेंट्स लॉबी के मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ये चाहिए कि कम से कम प्रॉज एंड कॉन्स, डोंट्स एंड डूस हर चीज़ के बताने चाहिए। जैसे हम शेयर मार्केट में नीचे लिखा होता है म्यूचुअल फंड जो लेते हैं हम उसके आप अपने रिस्क पे लेते हैं, सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, तो हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो पब्लिक कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है और
प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, ये एक कंसल्टेंट का एक एथिकल बिहेवियर ड्यूटी बनती है कि वो हर एक स्टूडेंट को बताए कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि यदि आपने अपना बिहेवियर ठीक ना रखा, आपकी अटेंडेंस प्रॉपर ना हुई, आपके मार्क्स प्रॉपर ना आए, आपके क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर ना हुए, तो आपको आगे चाहे आर्टिकुलेशन किया हुआ है किसी कॉलेज ने, आगे एडमिशन नहीं मिलेगी। वो तो आएगा सब जगह, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको एसटीएस में जाके बेस्ट वे में जाके भी आपको दिक्कत आ सकती है। एग्जैक्टली हम कभी भी इसके ऊपर सपोर्ट नहीं, हम करना भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए डिस्क्लेमर हर एक तरफ होता है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको साइन करके देने चाहिए कि सर मैंने ये चीज़ समझ ली है, या कंसल्टेंट को साइन करवानी चाहिए स्टूडेंट से कि हमने जो आपको बेस्ट ऑफ द बिलीव बताया है आपको समझ आ गया है। बाद में आप ये मत कहना कि प्राइवेट कॉलेज में कल भगवान ना करे कि आपको वर्क परमिट की कोई दिक्कत आती है, नेक्स्ट ईयर में आपको नहीं मिलता, या आपने कुछ ऐसा वहाँ पर झोलमोल कर दिया, तो ना कंसल्टेंट उसकी जिम्मेदारी लेता है, ना ही कनाडा कोई का स्ट्रक्चर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लिए बल्कि आप एक पाथवे दे ही रहे हैं कि अगर यहाँ से हम एक बार प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करके चले जाते हैं तो एक साल बाद वहाँ स्टडी करके हाँ पब्लिक फंडेड जा सकते हैं, बट डिपेंड करता ना, पर डिपेंड करता है कि एक साल में उसका बिहेवियर क्या रहा। जी बिल्कुल, हाँ वो तो अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, उनके असाइनमेंट पे डिपेंड करता है, उनके पॉइंट क्रेडिट पॉइंट पे ट्रांसफर करता है, सब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो हर चीज़ में एक इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होता है वो डेफिनेटली उस चीज़ को मेंटेन करता है और अगले साल वो पब्लिक फंडेड कॉलेज में जाके अपना करियर इजीली बना सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बट आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाने से पहले प्लस माइनस सारे ही आपको मालूम होने चाहिए। और कंसल्टेंट लॉबी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप प्रमोट करते हैं या हम भी सपोज प्रमोट करते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट आए उनको बताइए कि ये चीज़ें आपके लिए प्लस है, ये माइनस है। तो उसको बाद साइन लेने के बाद, सिग्नेचर लेने के बाद, उनका एक कंसेंटमेंट फॉर्म लेने के बाद देन आप आगे प्रोसीड करिए, ताकि कोई ऐसी लीगली एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो पाए। तो चलिए ये एक विन विन सिचुएशन है कि प्राइवेट कॉलेजेस को भी हम एक पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, और दूसरा जिन बच्चों के आईएलटीएस में बैंड कम आए हैं उनके लिए सोच सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास कि जब बैंड कम है, 6 से नीचे हैं, तो वो बच्चा नॉन एसटीएस में गया डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल ठीक है, 5.5 नॉन एसटीएस जाएगा, पीटी मेरा नॉन एसटीएस में जाएगा जी। और जब एसटीएस में जा रहा था तो 1 साल की फीस और जीआईसी हो रहा था जी, तो अब नॉन एसटीएस में जा रहा है तो फिर भी क्या 1 साल की फीस और जीआईसी? हाँ, इसमें देखिए नॉन एसडीएस में मैंने जब हमारी वीडियोस जो तकरीबन 200 प्लस वीडियोस हमने अपलोड की हैं यूट्यूब के माई वीज़ा ओवरसीज़ यूट्यूब चैनल पे, हमने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि यदि आप तीनों चीज़ों में से, जैसे 6 बैंड ईच, जीआईसी एंड 1 साल की ट्यूशन फीस, इसमें से कोई भी एक आप नहीं ले पाते, हाँ जी, तो आप नॉन एसडीएस में आते हैं। अब आपकी बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आपने यदि नॉन एसडीएस में आ गए, आपने 6 महीने की फीस भी जमा करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल की नहीं भी कराई, आपने जीआईसी नहीं भी कराई, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फंड शो करके बता सकते हैं कि सर मेरे पास 7-8-10 लाख रुपया है और मैं जब वीज़ा आएगा तो मैं अपनी फीस भी, बाकी की जो फीस है वो भी जमा करा दूंगा। पर हमारी जो प्रैक्टिस है, हम यही कहते हैं कि आप चाहे नॉन एसडीएस कैटेगरी में हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो, आप अपनी फ़ी और जीआईसी, ये जो 2 बहुत मेन फैक्टर है, जो जहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ये बहुत माइन्यूटली इसको स्क्रूटनी करता है, तो अपनी 1 साल की फ़ी पहले जमा कराइए और दूसरा जीआईसी जरूर जमा कराइए। हाँ, अपने फंड शो करने हैं, नहीं करने वो आपकी बात है। फंड शो करने पड़ेंगे या दो तरीके हैं, या तो जीआईसी लगा दो, फंड शो करने की जरूरत नहीं है, फंड लगा दो, जीआईसी शो करने की जरूरत नहीं है, इट इज अप टू यू जी। मुझे लगा कि नॉन एसडीएस जा रहे हैं, बैंड नहीं है तो फंड्स दिखाने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जीएससी लग गया फिर फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर फंड दिखाने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा इजी है। हाँ, 6.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट, 6 लाख के आसपास होता है, और फंड्स हो सकता है फंड आपको 9-10 लाख की रेंज में भी जमा करानी पड़ सकती है जी जी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एक मेरा बहुत कंसर्न था, काफ़ी टाइम से था, जो आज सॉल्व हो गया है। तो ज़रूर जो हमारे स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा अपना बैंड को लेके वरी था, वो हमें आकर पूछ सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ऑडियंस का, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर लाइव सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया।